सो अब जो है हम थोड़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए होता क्या है कि जैसे आपका एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ शेल्स जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स घुसते हैं, ठीक है। तो आपका जो है इनर शेल्स जो होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन की फोर्स लगा और ये जो है आपस पर न्यूक्लियस अट्रैक्शन की फोर्स लगा। तो एक सिंपल सी बात है कि भाई मान लीजिए दो पर्सन है, ठीक है। अब इन दोनों में आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है और करना है, यदि अकेले हैं तो खूब लड़ेंगे और यदि इनके बीच में बीच बचाव करने वाला तो इनके लड़ाई झगड़े की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ कम हो जाता है। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन फोर्स लगाते हैं दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। और शील्डिंग, तो आपके ये जो न्यूक्लियर चार्ज है इसमें कुछ कमियां तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दैट इज इक्वल टू क्या होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हम जेड स्टार से डिनोट करते हैं, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से, ठीक है। ये आपका जो है एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है। अब सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट को, आपका ये हमारे को डिस्कस करना है। इसके लिए आपके सिलेबस ने कुछ रूल्स दिए थे जिसके बेसिस पर हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं और उससे फिर प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक रेडियस है आपकी और आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह है उन सबको रिलेट करने की कोशिश करें। आपके जो इनके लिए आपका सिग्मा के लिए वैल्यूज बताई थी कि यदि आपका nth ऑर्बिट है, जैसे हम लोग ऑर्बिट्स बना देते हैं आपकी न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो सबसे बाहर की होती है उसको हम आउटर मोस्ट कह देते हैं। उसके बाद n-1, देन आपका n-2, देन -n-3 और n-4 सो ऑन आपके ऑर्बिट्स के नाम 5, 6, 7 तक हमें जाना पड़ता है। तो आपका यदि s और p ऑर्बिटल है और आपका सिग्मा nth ऑर्बिट का है तो उसके लिए आप इनके लिए 0.35, ठीक है। और यदि वो n-1 का s और p का है तो 0.85 और इसके लिए आप 1, n-2, n-3 एंड सो ऑन। d के लिए आप यदि nth ऑर्बिट का तो 0.31 रखेंगे और इसके लिए 1, इसके लिए भी 1। ये वैल्यूज हमारे को थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी जिससे हम जेड स्टार को और एटम्स के कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यूज जो है स्लेटर ने अपने कांस्टेंट बताए थे, तो अल्टीमेटली दीज आर थ्योरीज और ये आपके कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन फिर भी इससे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी। तो जैसे आपने हाइड्रोजन है तो इसके लिए जेड की वैल्यू क्या आती है 1 और इसके लिए आपकी सिग्मा की वैल्यू 0, तो आपकी जेड स्टार की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो इसके लिए जेड स्टार की वैल्यू 1 हो जाती है और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जितनी भी है, जैसे आपका He+ है जिसके लिए जेड स्टार की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्शन फोर्स लगाने वाला तो होगा नहीं। कभी भी किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन फोर्स लगेगी उसके लिए आप 1 माइनस कर दीजिए। जैसे अभी मान लीजिए आपके घर में आपके 4 भाई बहन हैं, ठीक है, उनमें से आप एक भी एक है, तो आप एक बारी में एक से झगड़ा करते हैं तो कितने लोगों से आप झगड़ा कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके घर में मान लो A, B, C, D है तो आपका एक इससे हो सकता है, एक इससे और एक इससे, तो जितने वैल्यूज हो उनसे 1 माइनस का वो आपका रिपल्शन लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम n-1 के लिए आपको सिग्मा जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर यदि एक इलेक्ट्रॉन है किसी सिस्टम में तो उसका झगड़ा किसी से होना ही, उस पर रिपल्शन फोर्स कोई लगनी ही नहीं है, तो इसलिए उसमें सिग्मा की वैल्यू 0। और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में भी आपका
जो है जैसे मान लो Li + 2 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके लिए आपकी Z स्टार की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो सिग्मा आपका 0 होगा। हीलियम के लिए He+1 के लिए और He एटम के लिए आपका जो ये एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फोर्स करेगा वो एक्सेप्शनली थोड़ा सा कम होता 0.30, तो इसके लिए Z स्टार की वैल्यू होगी Z इसका Z माइनस सिग्मा दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 0.3 दैट इज इक्वल टू 1.7। ठीक है, इसका जो Z स्टार होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो 1.7 हम कंसीडर करेंगे। तो ये इसका एक्सेप्शन है। इसके बाद जो है हम एक पीरियड के लिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि एक पीरियड में जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू किस तरीके से वैरी करते हैं। तो जैसे हम Z स्टार की वैल्यू सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन से आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड देन ठीक है। इसको आप वीडियो को टाइम स्टॉप करके खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशंस को देख करिएगा। तो इसके लिए आपका Z वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक, तो इसके जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है लिथियम का क्या होगा 2, 1, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है हाई रिपल्शन की फोर्स लगाएंगे। ठीक है ना, तो 2, 1 तो इसको जब काउंट करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट ये n हो गई। ठीक है, ये आपकी n-1। ये इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे तो और इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर अंदर के को लगाएंगे तो इसको तो 0 मान लेंगे। और n-1 के लिए कितनी वैल्यू लगाई मैंने 0.85 × 2, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 1.70 आएगी। तो 1.70 यहाँ पुट कर दिया तो उसका Z स्टार क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 1.70 दैट इज इक्वल टू आपका 1.3। इसके बाद जो है आपका 4 हो गया, 4 बेरिलियम में तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2, 2, तो यानी कि इस पर 3 इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन फोर्स लगेगी। एक आपका कौन सा है nth ऑर्बिट का, दूसरा n-1 का। तो इसमें आप 1 × 0.35 कर देंगे दैट इज इक्वल टू 0.35, दूसरा 0.85 × 2 दैट इज इक्वल टू कितना आपका 1.72, और इन दोनों का सम आपका आ जाएगा 2.05, और इसको माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2.05 दैट इज इक्वल टू 1.95। ठीक है, इसी तरीके से आप इन सब के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करिए वीडियो को स्टॉप करके और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। तो बोरोन के लिए क्या होगा आपका, यहाँ पर जो है ये 2, 3 हो जाएगा आपका। ठीक, यानी कि यहाँ पर 2 बाहर के n के और 2 n-1 के इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 × 0.35। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.70, और ये आपका 0.85 × 2 एज इट इज, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2.40 टोटल सम। ठीक है, तो इसको आप 5 में से माइनस कर देंगे 0.240 को, ये आपका बचेगा 2.6। देन आप नाइट्रोजन के लिए निकालेंगे, नाइट्रोजन के लिए फिर आपका 3 × 0.35 हो जाएगा। ठीक है, तो और ये कितना हो जाएगा आपका 0.85 × 2 दैट इज आल्सो 1.70। ठीक, ये आपका हो जाएगा 1.05, तो इन दोनों का सम करेंगे तो आपका ये बैठेगा 2.75। तो इसको आप 6 में से माइनस करेंगे तो आपका ये 2.75, इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 3.25। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन के लिए तो इसमें 4 × 0.35 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 1.4। ठीक, और ये आपका 0.85 × 2 ये 1.70 फिर से हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कर देंगे तो आपका बैठेगा ये 3.10, इसको 7 में से माइनस कर देंगे तो ये आपका बैठेगा 3.90। ठीक है, इसके बाद जो है आप इसके लिए करेंगे तो 5 × 0.35। ठीक है, तो ये आपका कितना बैठेगा 5 × 5 = 25, 2 और 15 एंड 17 1.75। ठीक है, और ये कितना जाएगा 0.85 × 2 दैट इज इक्वल टू 1.7050, और इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 3.45। इसको आप 1 में से माइनस कर देंगे तो आपका ये कितना बचेगा
दैट इज इक्वल टू 4.55। इसी तरीके से आप क्लोरीन के लिए भी निकाल लेंगे। क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा 6 into 0.35, ठीक है, कितना बनेगा आपका 0। देन जो है आपने 4 लगा 2.10 हो जाएगा और ये 0.85 into 2 is equal to 1.70। तो इन दोनों का टोटल बैठेगा आपका 3.80। इसको 9 में से माइनस कर दिया तो आपका 3.80 को तो ये आपका आ जाएगा 5.2। और इसके बाद नियॉन के लिए आपने कर दिया 7 into 0.35, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 भी आ गया और ये हो जाएगा 2.35, ठीक है। तो सॉरी 2.45 और ये 0.85 into 2 दैट इज इक्वल टू 1.70। तो टोटल सम आपका बैठेगा दैट इज 4.15। इसको आप 10 में से माइनस करेंगे तो आपका 5.8। तो आप देख रहे हैं कि भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो है रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है। तो आपने बहुत मॉडल में फार्मूला भी पढ़ा होगा कि R इज इक्वल टू R0 into n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। तो आपका अब इस z को आप z स्टार मान सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब आप लेफ्ट टू राइट गए तो आपका n तो कांस्टेंट ही रहा, यानी सेकंड ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं और आपका जो z स्टार है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो है ये रेडियस डिक्रीज होती है। इसी तरीके से हम आयनाइजेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पीरियड में आपका जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड स्टार आपका इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसका आपने बोर मॉडल में फार्मूला पढ़ा था कि जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यदि आपका जेड इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी जिसका नेगेटिव साइन के साथ टोटल एनर्जी मान लीजिए आप, ठीक है। तो 1/2 वाला लगा दो तो आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, रेडियस। तो जेड स्टार इंक्रीज होने से आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होते हैं। अब जो है इसका नेक्स्ट हम एक पीरियड में किस तरीके ग्रुप में किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे उसको हमें डिस्कस करना है। तो आप एक ग्रुप ले लीजिए जो एल्कली मेटल्स है, ठीक है। उसके लिए आप उनके जो एल्कली मेटल्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनके लिए आज जेड स्टार को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोशिश करने में आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर आप सॉल्यूशन को देखिए। सो अब जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है एक ग्रुप के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए हमने ले लिया ग्रुप आपका एल्कली मेटल्स का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। और तो सबसे पहले तो इनके एटॉमिक नंबर जो है हम मैजिक नंबर से निकाल लेते हैं। तो इसका 3, this one 11, this one 91, 19, इसका 37 और 55 और 87, ठीक है। इसमें 2 ऐड कर दिए, इसमें 8 ऐड कर दिए, इसमें 18 ऐड कर दिए, इसमें 18 ऐड कर दिए हमने, फिर 32। तो लिथियम का आपका सिंपल है और इन सबको भी हम लोग टेबल्स में खींच लेते हैं। तो बेसिक तो सब सेम ही रहेगा, बाकी ये जो आपके बदलेंगे तो उसके लिए ये 3 का, ये 11, ये 19, ये 37, 55 और ये एंड इनके लिए आप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तो कोई रिपल्शन फोर्स लगाएगा ही क्योंकि सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आखिर में S1 आता है ऑर्बिट में, ठीक है। तो इसको आप 0, 0, 0, 0, 0। तो लिथियम का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है दैट इज 2, 1, 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे जिसमें 0.85 into 2 हो जाएगा, बाकी तो कुछ होगा ही नहीं। तो आपका सिंपल जो ये टोटल है 1.70 बैठ जाएगा और जेड स्टार आपका बैठ जाएगा 3 - 1.70 आपका 1.3। अब आपका सोडियम बैठता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बैठेगा 2, 8, 1, ठीक है। तो इसमें ये n हो गया, ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गया, n, n-1, n-2।
तो इसमें जो है आप एल को तो 0 कोई है नहीं और ये 0.85 इंटू 8 रख दिया हमने वैल्यू, और इसमें आपने 2 इंटू 1 रख दिया, तो आपकी जो टोटल वैल्यू है ये 8.8 आ जाएगी, और इसको 11 में से माइनस करेंगे 8.8 को, तो आपका 2.21। ठीक है, इसी तरीके से पोटेशियम का आपका बन जाएगा, दैट इज 2881, ये N, ठीक है, और ये N-1, ये आपका N-2 हो जाएगा इसके लिए, और ये N-2। तो N की वैल्यू 0 रख दी, और ये क्या जाएगा 0.85 इंटू 8, और N-2 के लिए जो है हम ये भी 8 है और इसकी हम 1 रखते हैं, तो 8 इंटू 1 रख दिया, N-3 के लिए भी 1 होता है। तो ये जो आप इन सबका टोटल करेंगे दैट इज इक्वल टू आएगा आपका 16.8। तो 19 में से आप माइनस करेंगे क्या आ गया 2.2। इसके बाद आपका रुबीडियम आता है, तो रुबीडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे, तो कन्फिगरेशन बनाने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो उसके लिए आप बाउंड को अप्लाई कर लीजिए। तो आप बाउंड को आप अप्लाई करेंगे तो वही बात आ गई आपकी 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 5d, ठीक है, 6s और ये 4f भी आ जाएगा, चलो 6s 6p 6d, 7s 7p और 8s, ठीक है, 2 इसमें आ गए। उसके बाद आपके 4 हो गए, 10 हो गए, यहाँ पे 12 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए आपके, ये आपका कितने हो गए 12, ये 18 हो गए, ये 20 हो गए, इसके बाद ये 30, इसके बाद ये यहाँ पर 36 हो गए, ठीक है, 36 के बाद ये 37 हो गए। तो इसको आप किसी भी नंबर से काउंट करेंगे तो क्या बैठेंगे आपके, ठीक, तो मीडियम में क्या बैठेगा 2, और दूसरे में 8, तीसरे में फिर 18, और इसमें आपके कितने बैठ जाएंगे इसके, फिर 8, फिर 1, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये तो 0 है, और ये क्या हो जाएगा 0.85 इंटू 8। उसके बाद जो है आपका 18 आप इसमें कर देंगे, N-2 में 18 इंटू 1, देन 8 इंटू 1, देन 2 इंटू 1। तो इन सब का जब आप सम करेंगे तो आपका वो कितना आएगा 34.8। तो आप इसमें 37 में से माइनस करेंगे 34.8, तो आपका ये भी 2.2 आएगा। अब हमारे 55 का बनाना था, 55 का आगे बनाने के लिए ये कितना हो जाएगा आपका, दैट वुड बी 38, 38 के बाद ये कितना हो गया 48, 48 के बाद दिस वन इज आपका 54, ठीक है, और ये 55 हो गया। तो आप इसका भी बना लीजिए 2, ठीक है, फिर 8, और उसके बाद फिर आपको क्या बनेगा 18, ठीक है, 18 के बाद फिर 18, ठीक है, फिर आपका 8, और देन 1। तो अब जब आप इसके लिए वो सब वैल्यू पुट कर दीजिए, n तो 0 है और 0.85 इंटू 8, देन आपका 18 इंटू 1, 18 इंटू 1, उसके बाद 18 इंटू 1 और 8 इंटू 1, ठीक है, सॉरी ये आपका 8 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 1 हो जाएगा। और इन सब का आप सम करेंगे दैट इज 52.8 बैठेगा, इसको आप 55 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपका फिर से 2.2 ही। अब आप फाइनेंशियल के लिए करेंगे, तो फाइनेंशियल के लिए आपका ये 56 तक के लिए हो गया। 56 के बाद आपने 14 और जोड़ दिए, 14 और जोड़ने के बाद कितना नंबर हो जाएगा ये, दैट इज 70, और 70 के बाद ये आपका कितना हो जाएगा 80, नहीं सॉरी हाँ 80, और ये 86 और ये 87। तो इनको फिर हम ऑर्बिट वाइज अरेंज कर देंगे, क्या बनेगा आपका 2, देन 8, देन 18, देन 32, उसके बाद 18, देन 8 और देन 1।
अब इन्हीं अकॉर्डिंग वैल्यूज के हम इसमें पुट कर देंगे। ये आपका कितना हो जाएगा 0.85 into 8 और नेक्स्ट आपका 18 into 1, देन 32 into 1, देन आपका 18 into 1 और देन 8 into 1, देन आपका 2 into 1। तो इन सबका आप सम करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 84.8। तो इसको आप 87 में से माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू अगेन 2.2। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि भाई लेफ्ट टू राइट जब हम मतलब टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, शुरू में तो आपका एटॉमिक नंबर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका जो कांस्टेंट हो जाता है उसका बेसिक रीजन यही है कि भाई आपका जो जिस रेशियो में आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है उसी रेशियो में आपका स्पिनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होने लगता है। और ये जो है आपका इसके इनका डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है। तो यदि आप इसको ब्रोकर फार्मूले में लगा के देखें कि R इज इक्वल टू R0 इंटू n स्क्वायर बाई जेड स्टार, तो आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपका जेड स्टार कांस्टेंट हो जाता है, n आपका बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पर मान लो आपका 2 था या 3 या आपका 4 5 6 7 ये पहुंच गया, तो n बढ़ रहा है तो आपकी रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो टॉप टू बॉटम आपकी रेडियस इंक्रीज होगी और रेडियस इंक्रीज होगी तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये सारी चीजें जो है आपकी कंसेप्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से जुड़ती हैं, चाहे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज हो या आपके ये सारी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी हो या रेडियस।